नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में। मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी तरह खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर बात करने के लिए आपके सामने हैं वो घरेलू हिंसा संबंधित क्या है कानूनी प्रावधान। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, लगातार फ्लैश हो रहे हैं नंबर हमारे। इन नंबर पर फोन करके सीधे हम तक जुड़कर बेहतर कानूनी सहायता आप हमसे ले सकते हैं। और दो खास मेहमान हम तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लखनऊ स्टूडियो से हैं दयाशंकर सिंह, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से हैं श्री शरद सिंघानिया, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर बहुत बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का। शुरुआत शरद जी मैं आपसे करूंगा कि जब डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करते हैं, घरेलू हिंसा की बात करते हैं, तो कानूनन भाषा में इसको कैसे डिफाइन किया गया है? बहुत ही साधारण भाषा में अगर कहें, घरेलू हिंसा मतलब जो घरेलू दायरे में हिंसा हो रही है जी, विद इन दी फोर वॉल्स, अगर जो घरेलू दायरे में हिंसा हो रही है उसको इस हिंसा में कहा गया है। वो किसी भी तरह की हिंसा, फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरह की प्रताड़ना है, चाहे हैरेसमेंट है, क्रूएल्टी है, टॉर्चर है, ये सब इसमें आते हैं। और इसमें जो फैमिली मेंबर्स जनरली इसको जो हमारे सगे संबंधियों के द्वारा एक दूसरे को जो टॉर्चर किया गया, वो सारी जो हिंसाएं हैं वो इसमें इसको लिया गया है। ठीक है। दयाशंकर जी आपके पास मैं आऊँगा कि फिजिकल जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, मेंटली डोमेस्टिक अगर वायलेंस की जाती है, तो दोनों को कैसे डिफाइन किया गया है? अगर फिजिकल तो आप चिन्हित कर सकते हैं, लेकिन मेंटल हैरेसमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है? दयाशंकर जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद वहां तक आवाज पहुंचेगी। सर वापस लौटेंगे हम चर्चा पर। इस वक्त भूपेंद्र हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। भूपेंद्र अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? भूपेंद्र आपका नंबर हम तक पहुंच गया है। अरुण हमारे दर्शक हम जुड़ चुके हैं। अरुण अपनी बात आप रखिए। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है सर, उसके बारे में आपसे एडवाइस करनी है। अरुण आपकी बात हम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाई, अपनी बात दोहराएं सर आप एक बार। सर हमारे डेट ऑफ बर्थ में कुछ प्रॉब्लम है जी। हाँ सर, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया सर, उसे सुधार करने की क्या प्रोसेस है? वैसे 20-25 साल हो गए, लेकिन स्कूल में ही कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सुधर नहीं रहा है और स्कूल सुधार नहीं रहा है और इंस्पेक्टर भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है सर। तो इसे हमें क्या करना चाहिए? क्या आगे कुछ संभावना है? ठीक है शरद जी, क्या तरीका रहता है इनका? आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो प्रॉब्लम है जी, वो आपको एक ही तरीका है, आप अपने लोकल एरिया में जो मजिस्ट्रेट है वो मजिस्ट्रेट के सामने, अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं, आप वो मजिस्ट्रेट के सामने एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। आप किसी भी अपने कानूनी वहाँ पे जो सलाहकार है, एडवोकेट, उनसे एक एफिडेविट बनाइए। वो पूरी क्लियर उसमें डिटेल्स रहेगा, कब जन्म हुआ, माता पिता, फुल डिटेल्स के साथ, और वो आप मजिस्ट्रेट के सामने खुद अपीयर होके उसको एफर्म कराइए। फिर वो डॉक्यूमेंट आप जहाँ भी देंगे उसको मान्य किया जाएगा। और अगर जो माइनर है तो उसके माता या पिता वो अपने नाम से अपने बच्चे का एफिडेविट बनाएंगे। जी, लेकिन सर क्या इसमें कुछ कोर्ट फीस वगैरह भी लगती है? नहीं, कुछ नहीं। ये 10 रुपया या 50 रुपया, जैसे जैसे अलग अलग सिस्टम बनाया हुआ है, वो स्टाम्प पेपर पे आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और इतना ही डिटेल देना है कि अगर मैं मेजर हूं तो मेरा ये नाम है और मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, और कहीं पे जो भी गलत है आज के दिन से मेरी ये डेट ऑफ बर्थ मानी जाए। ये एफिडेविट मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर को आपको बनाना है, वो फिर हर जगह मान्य रहेगी। जी। मैं उम्मीद करता हूं सर कि आप बेहतर सहायता आपको मिली है इस बारे में। दयाशंकर जी हम तक इस वक्त जुड़ चुके हैं। दयाशंकर जी, जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो महिलाओं के अधिकारों को कैसे सुरक्षित, कैसे संरक्षित करता है घर में अगर उनकी बात की जाती है? देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम की बनाने की, इस एक्ट को आने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले मैं ये बता दूं जी
घरेलू हिंसा अधिनियम से पहले हमारे यहाँ बहुत कानून थे जिसमें हस्बैंड का प्रोसिक्यूशन होता था और सजा होती थी, लेकिन ये एक सिविल कानून बनाया गया जिसमें विवाहित महिलाओं के अलावा बेटी हो, माँ हो, जी, डाइवोर्सी कोई लेडी हो, वो घर में किसी तरीके से किसी हिंसा की शिकार हो रही हो, चाहे आर्थिक, चाहे मानसिक, चाहे शारीरिक, किसी भी तरीके की, तो वो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सिविल प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति को उस घर में रहते हुए, उस महिला को घर में रहते हुए उसको उपचार प्राप्त हो सकता है और यदि अपचारी जो है फिर से कोई अपराध करता है जी, तो उसमें फिर उसके बाद दंड का प्राविधान दिया गया। पहले उसको रोकने का प्राविधान है कि उसके साथ अगर कोई अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो उसको रोका जाए। ठीक है, तो शरद जी, क्या क्या अधिकार इसके द्वारा दिए गए हैं? क्या ऐसा कुछ घोषित किया जाता है कि भाई आपको रहने के लिए अलग घर मिलेगा, या फिर आपको एक मेंटेनेंस आपको मिलता है, या एक स्टाइपेंड के तौर पर कुछ राशि आपको दी जाए? इसमें कई तरह के प्रावधान है। किसी को जैसे इन्होंने कहा कि मेंटल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अब कोई पत्नी अपने पति से अलग रह रही है या डोमेस्टिक इस तरह का कुछ है, तो वो कोर्ट में अर्जी लगा के ये कह सकती है कि मेरे को मंथली मेंटेनेंस दिया जाए, और वो मंथली मेंटेनेंस का मापदंड क्या होगा उसके हिसाब से वो अपना एक अर्जी फाइल करेगी। अर्जी में हस्बैंड की जो इनकम है उसके अनुपात में वो एक अपना क्लेम करेगी कि मेरा ये मेंटेनेंस होना चाहिए, और साथ में अगर बच्चा है तो बच्चे का भी क्लेम करेगी। ये हो गया एक मेंटेनेंस का। कई बार होता है अलग शेल्टर का कि अलग मेरे को अलग रखा जाए, मैं अलग घर में रहना चाहती हूँ, यहाँ पे रहने से मेरे को मेरी लाइफ की भी रिस्क है, बाकी मेंटल और डिप्रेशन हर तरह की प्रॉब्लम है। तो ये अलग अलग अर्जी अलग अलग तरह से बनाया गया है डोमेस्टिक में। और उसके अलावा जो सबसे पहली कंप्लेन है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर, उसके सामने हर एक राज्य सरकार ने एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की स्थापना की हुई है, और वहाँ पे ये अर्जी फाइल होती है और उसकी देखरेख में ये पूरा काम शुरुआत तौर पे होता है। जी ठीक है, इस वक्त रमेश कुमार यादव हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं अमेठी से हमारे साथ। रमेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? ये खलियान है जी। हेलो जी रमेश। हाँ जी सर, हमारे घर के सामने एक खलियान है सर जी। तो वो जो उससे किसी यानी एक दबंग किस्म के आदमी ने कब्जा कर रखा है पूरी तरह से। वहाँ पे आरा मशीन वगैरह लगा लिया है उन्होंने, वहाँ पे तो ट्रैक्टर खड़ी करते हैं, लकड़ी बेच देते हैं चारों तरफ। जी जी सर, तो वहाँ पे हम लोगों ने डीएम से भी अप्लाई किया, काफी दिन से इसकी झगड़ा लड़ाई चल रही है सर की, यानी जो टोला वाले हैं, गांव वाले, काफी दिनों से सर जो है डीएम के एप्लीकेशन दिया, एसएचओ के यहाँ या थाने में दिया, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई नहीं हो पा रही है। दयाशंकर जी, क्या तरीका इनके पास रहता है? अर्जी हर जगह दी जा चुकी है, कोई रिप्लाई इनको नहीं मिला? यदि इनका खलियान है जी, और इनके साथ कोई है, तो ये एक तो इन्होंने प्रॉपर फोरम पे शिकायत की है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल से जी, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनकी मदद नहीं कर रहा है तो इनके पास सिविल राइट्स भी हैं, जा करके सिविल राइट्स में सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, वहां से भी इनको उपचार मिलेगा जी। और हाँ ठीक है सर, यदि इन्हें और हाँ जी ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ रमेश जी बेहतर सहायता आपको इस बारे में मिली है। शरद जी, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात आपने थी, प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर राज्य सरकार ने जी हर जिले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की योजना बनाई हुई है, और वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके सामने हम भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है उसमें घरेलू हिंसा में प्रोटेक्शन ऑफिसर के सामने कंप्लेन जाती है, और फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर वो उसको एग्जामिन करता है, और उस एग्जामिन के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। और ये अगर हम चाहें, कोई भी जो पीड़ित है वो कोर्ट के सामने भी अपनी अर्जी फाइल कर सकती है। कोर्ट उस अर्जी को एग्जामिन करेगा, सामने वाले को सम्मन इशू करेगा, सामने वाला कोर्ट में हाजिर होगा, फिर वो अपना जवाब फाइल करेगा, फिर वो कोर्ट उस पर अपने रखेगा कि किसको अगर मेंटेनेंस है या शेल्टर है या और किसी तरह का प्रोटेक्शन है, कस्टडी है, वो कोर्ट अपना निर्धारित करेगा। लेकिन पहले दोनों पार्टी के संबंध में हाजिर होने के बाद फिर कोर्ट कोई भी निर्णय लेता है। ठीक है दयाशंकर जी, मैं शुरुआती फेज में आना चाहूंगा। अगर किसी महिला के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस की घटना अगर घटित होती है तो शिकायत क्या स्तर उसका जरूरी है कि वो फिजिकली थाने जाए, वहां पर जाकर दर्ज कराए, या फिर अगर थाने जाती है तो क्या उसका वहां पर हक होता है कि कोई महिला अधिकारी उसकी बात सुने? देखिए, अगर किसी महिला के साथ घर में घरेलू हिंसा हो रही है
तो कोई पड़ोसी भी उसकी शिकायत कहीं कर सकता है, जी पुलिस में कर सकता है। तमाम जैसा अपने एनजीओज हैं जी इन जो सहायता में लगी हुई हैं, उनको कंप्लेंट कर सकता जी। है और डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकता है। पुलिस को भी, जैसे अगर पुलिस के पास भी जाती है तो पुलिस पूरी राय उसको देगा, कहां कहां आपको क्या क्या अधिकार आपके पास है। जी आप सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं, आप एनजीओज जो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में लगी हुई है, या डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने भी सेक्शन 12 घरेलू हिंसा अधिनियम इस बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपसे लूंगा। इस वक्त देवरिया से बसंती दुबे हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। मैं अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। फोन को उनका शायद कट गया, उनका नंबर हम तो पहुंच चुका है आपके पास। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन तरफ से जल्द कॉल जाएगा, बेहतर सहायता इस बार आपकी जरूर की जाएगी। शरद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने कहा कि जो 2013 में संशोधन हुआ है क्रिमिनल प्रोसीड्योर में, उसमें कोई अगर महिला कोई कंप्लेन करने जाती है तो वहाँ पे महिला पुलिस ऑफिसर उसके लिए अपॉइंट किया जाएगा, वहाँ पे रहते ही हैं, और वो उसकी बातचीत करेगी और महिला पुलिस ऑफिसर को वो अपनी रिपोर्ट लिखाएगी। तो 2013 के संशोधन में ये क्लियर बताया गया है कि वो महिला जो पीड़ित है या विक्टिम है, वो महिला ऑफिसर को बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रिकॉर्ड करा सकती है और बता सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन और बहुत बड़ा सुविधा ये हमारे कानून में भी संशोधन के माध्यम से दी हुई है। जी, महिलाओं के लिए सहूलियत भी इस चीज बहुत बड़ी सहूलियत। इस वक्त उमेश पांडे बिहार से जुड़ चुके हैं हमारे दर्शक। उमेश अपनी बात आप रखें। जी, मेरा एक जमीन है सर, हम 4.5 कट्ठा लिए हुए हैं 2012 से। जी, तो वो हम रजिस्ट्री हो गया, दाखिल खारिज हो गया, एलपी सिविल लैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी ले लिए, लेकिन वो दूसरा आदमी कब्जा कर लिया जी, और वो छोड़ नहीं रहा है। क्या ठीक है। तो इस बारे में कोई शिकायत आपने दर्ज कराई, किसी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई हो आपने? नहीं, कहीं नहीं दर्ज कराया। उनसे हम बातचीत कर रहे थे जो जोते हुए हैं उनको, और वो जो है अंत में वो 8-10 भाई हैं, वो मांग रहे हैं जो भाई मेरे पूर्वज का जमीन था वो रजिस्ट्री कर दिया, वो गलत रजिस्ट्री कर दिया, मैंने रजिस्ट्री गलत आपके कर पास दिया। रजिस्ट्री के पूरे पेपर हैं? जी जी, पूरे पेपर है। चलिए ठीक है। शरद जी क्या इनको करना चाहिए? इसमें देखिए, आपके नाम में रजिस्ट्री के पेपर है और उस कागज के हिसाब से आप मालिक हैं और आप उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपने कंसिडरेशन पेमेंट किया है। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में सिविल सूट में आप मामला फाइल कीजिए, उसमें कीजिए कि सूट फॉर डिक्लेरेशन कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और जो जबरदस्ती उसमें आए हुए हैं उनके खिलाफ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए और जो उसमें जबरदस्ती घुसे हुए हैं उनको भी पार्टी बनाइए। तो ये आपको पूरी मजबूती के साथ अपना केस फाइल करना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट को फाइल करना पड़ेगा कि इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैं मालिक हूँ। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वो जो बता रहे हैं कि आपके ऊपर गलत डॉक्यूमेंट है या आपके पास गलत डॉक्यूमेंट है, लेकिन आज तक किसी ने उसका कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड वगैरह किसी ने फाइल नहीं किया, इसका मतलब वो आपके फेवर में है और आप उसको लेके कोर्ट में प्रूव कीजिए कि मैं इसका मालिक हूँ। ठीक है। लेकिन दयाशंकर जी, ये भी हम लोग देखते हैं कि कोर्ट की ऑर्डर हो जाने के बावजूद भी कुछ लोकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है पुलिस के ऊपर कि वैसी कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई की ग्रेविटी नहीं होती जिससे कि जो पीड़ित है उसको सही रिलीफ मिल सके। अगर ऐसा कभी होता है तो फिर इंसान क्या कर सकता है? देखिए, उसी में जहाँ पे भी हमारे साथी जो है जो बता रहे थे कि जाकर के कोर्ट में रिलीफ, शरद जी बता रहे थे कि कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करें, अगर उन्हें स्टे मिलता है या उन्हें दूसरे पक्ष को रोका जाता है और वो दूसरा पक्ष उस स्टे ऑर्डर की मानता नहीं तो अमान्य कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग ड्रॉ होती है जी, ठीक है। और पुलिस को भी निर्देशित न्यायालय द्वारा किया जाता है जी कि जाकर के इनको पोजीशन दिलाया जाए। हाँ, और जितनी भी मदद हो सकती है कानून के द्वारा उन्हें प्रदत्त की जाती है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के तहत। ठीक है सर, जो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे शरद जी, तो कई दफा ये भी होता है कि भाई हालात इतनी ज्यादा मारपीट हो जाती है कि महिला इस हालात में नहीं रहती कि वो कंप्लेंट दर्ज करा पाए, तो क्या वो कुछ वक्त बाद या जब वो थोड़ा शारीरिक रूप से थोड़ा सही हो जाए तब अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है या फिर टाइम बाउंड ही चीज? नहीं, ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन जो डिले हुआ है वो डिले को मेरे को क्लियर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये डिले का कारण क्या है, या मैं इस तरह से इतना मेरे को पीड़ित किया गया कि मैं आके कंप्लेन कराने लायक पोजीशन में भी नहीं थी और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस समय उनको वो ट्रीटमेंट का पेपर लगाना पड़ेगा। लेकिन जो डिले हो रही है, अगर आज कुछ हुआ है इंसिडेंट
और मैं अगर एक सप्ताह बाद जाके कंप्लेन करता हूँ तो ये थोड़ा ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 7 दिन की देरी क्यों हुई। वो अगर उसमें 2 घंटा या 6 घंटा भी देरी होती है वो भी हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये चीज में सावधानी बरतना पड़ेगा और अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ है तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इसमें आप अगर जब फिर समाज की सच्चाई की बात कीजिए कि अगर किसी ग्रामीण इलाके में ऐसी चीज़ किसी महिला के साथ होती है, मारपीट बहुत ज़्यादा की जाती है, तो ना तो वहाँ पर मेडिकल सेंटर्स आसपास होते हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सके, ना कुछ और सुविधा हो पाती है, और ना ही वो महिला फिजिकल कंडीशन में है कि वो थाने में जा पाए, तो फिर वो टाइम तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप एकदम सही बता रहे हैं। और वहाँ पे लोकल कोर्ट में उनको भी ये जानकारी है कि भाई इनको लॉ की नॉलेज भी नहीं है कि अगर मैं तुरंत जाना चाहिए या बाद में जाना चाहिए। तो वहां पे ये कोर्ट में समझाया गया है कि जो विक्टिम है वो कौन है। विक्टिम इलिटरेट पर्सन है, गांव का रहने वाला है, उसको पता नहीं कि आज जाना है कि 2 दिन बाद जाना है कि 10 दिन बाद जाना है, और अगर मैं जितने लेट से जाता हूं, जितना विलंब करूंगा उसको मेरे को एक्सप्लेन करना है। कोर्ट ये समझता है विक्टिम कौन है, तो वो सारी तरह से हर पैरामीटर पे जाके इस बात पे निर्णय पे आता है। ठीक है दयाशंकर जी, जो हम एक तरफ बात करते हैं महिलाओं को सशक्त सुरक्षित करने की, तो वहीं ये भी चीजें सामने आई कि इसका गलत उपयोग भी कई दफा हुआ है, झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। अगर किसी परिवार के ऊपर ही झूठे आरोप लगते हैं तो वही फिर आरोपी पीड़ित बन जाता है खुद ब खुद आकर, तो ऐसे में व्यक्ति क्या कर सकता है, परिवार क्या कर सकता है? देखिए, ये जो आपने बताया ये समस्या 498 आईपीसी में जी तमाम आई, जिसमें फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया पूरे परिवार को। इस पे सुप्रीम कोर्ट चिंतित हुई और इसने केस को लिबरल किया, और इसीलिए पहले उन्होंने कहा कि मीडिएशन होगा। अगर कोई एफआईआर लॉन्च होती है तो मीडिएशन कराया जाता है, और मीडिएशन के माध्यम से तथ्यों को जाना जाता है कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं या सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं। तो उस प्रथम स्थिति में ही पहले मीडिएशन के माध्यम से जाना जाता है कि जो कभी कभी होता है कि किसी के बरगलाने में एफआईआर लॉन्च हो जाती है जी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में चिंतित हुआ, तो कानून में संशोधन हुआ, कानून में लिबरल आया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई कि एट वंस अरेस्टिंग नहीं होगी और पहले मीडिएशन होगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम एपेक्स कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं वो इस बहुत फेवरेबल हुए हैं अब हस्बैंड साइड्स के लिए भी, जहां पे फाल्सली इम्प्लीकेशन का केस हुआ। तो अब आप देखेंगे कि तत्काल अरेस्टिंग नहीं है और पूरी तरीके से पहले समझाने की प्रक्रिया दोनों पक्षों को की जाती है। जी ठीक है। तो अब शरद जी, लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि पूरे परिवार का नाम उस एफआईआर में लिखवा दिया जाता है, तो जो बदनामी होती है और अरेस्टिंग इमीडिएट ना हो, लेकिन जो एक सामाजिक मान सम्मान जाता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मेंटल प्रेशर भी क्रिएट होता है। तो क्या कोई ये प्रावधान है कि पूरे परिवार का नाम नहीं लिखवाया जाएगा, या फिर अगर गलत नाम लिखवाए जाते हैं, गलत बयानी अगर होती है तो फिर कोई कार्रवाई हो? इसमें ऐसा है कि अगर सारे फैमिली मेंबर को 498 में, जैसे अभी दयाशंकर जी ने कहा कि पूरे परिवार को शामिल किया जाता है और हर एक को पार्टी बना लिया जाता है। अब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में इन लॉज को भी पार्टी बना लिया, सिस्टर इन लॉ को भी बना लिया, ब्रदर इन लॉ, सबको पार्टी बना लिया। तो उसमें आज कोर्ट बहुत इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। उन्होंने इसको लीगल टेररिज्म कहा है कि जो 498 का जो मिसयूज हो रहा है, और उसमें अगर देखा जाए तो हस्बैंड को छोड़ के बाकी सबको बेल मिल जाती है। जैसे अभी हमारे दयाशंकर जी ने कहा, जो अर्नेश कुमार का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 41 जो इन्होंने कहा कि 41 सीआरपीसी, सबसे पहले उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उसको अरेस्ट करना है कि नहीं करना। 41 के जो इंग्रेडिएंट्स है वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर एक चेकलिस्ट तैयार करना पड़ता है, जो पीओ वहाँ का है वो चेकलिस्ट तैयार करेगा और चेकलिस्ट में रीजन देगा कि ये ग्राउंड है, ये मटेरियल मेरे को मिला है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए तभी वो अरेस्ट कर सकता है। तो जो मिसयूज है उसके लिए काफी प्रोटेक्शन हुआ है कोर्ट की तरफ से। और जो आपने बताया कि अगर गलत तरीके से उनको उस तरह में ले लिया गया तो उसके लिए तो जैसे इन्हें डिफेमेशन एक्ट है सेक्शन 499, लेकिन वो डिफेमेशन तब ज्यादा इफेक्टिव होगा जब आपको उस क्लियर एक्विटल मिल गया कोर्ट की कार्रवाई से। अगर आप सर ये जो गलत जो नाम लिखवा दिए जाते हैं, इसमें ये भी सामने देखा गया कि इन लॉज साथ में रह भी नहीं रहे हैं तभी भी नाम लिखवा दिए जाते हैं। तो क्या कानूनी रूप से मान्य चीज है? कानूनी रूप से इसमें तुरंत उनको जाके देखिए बेल वगैरह तुरंत मिल जाती है। और हाँ, इसमें कि आपको 482 क्वेश्चनिंग पिटीशन लगाना पड़ता है। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो 498 के इंग्रेडिएंट्स है वो फुलफिल नहीं हो रहे, एंड दिस इज ए कंप्लीट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। 482 में ये हमको रिलीफ दिया गया है और वो जाके अपने खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसको हाईकोर्ट से क्वेश्चन करा सकते हैं। ठीक है दयाशंकर जी, और क्या चीजें हैं इस कानून के बारे में जो एक महिला को पता होनी चाहिए? विवेचक जी, मैं ये बता रहा था, जो अभी
शरद जी कह रहे थे, इसमें विवेचक का भी बड़ा रोल होता है जी। विवेचक को लगता है कि जो अदर्स पार्टीज को, जेठ जेठानी ननद सबको एक्यूज बनाया गया, अगर विवेचक को लगता है कि ये सब घर से अलग रह रहे हैं, इनका कहीं रोल नहीं है, तो विवेचक भी उनको एक्यूज से निकाल देता है। तो विवेचक का भी बहुत अच्छा रोल इसमें होता है, विवेचक भी देता है। जी ठीक है शरद जी, और क्या कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या इस मामले में कि भाई कैसे कैसे चीज़ों को, प्रोसीजर को फॉलो होना चाहिए और कैसे कैसे संरक्षित किया जाता है महिलाओं को इस चीज़ की तरफ? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस दिए हैं और सबसे पहले जैसे 498A की बात आ रही थी, एक CAW ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो सेल बनाया गया है कि सबसे पहले जो भी FIR वगैरह होगा वो CAW में जो ऑफिसर है वो दोनों पार्टी को बुला के, और वहाँ पे एडवोकेट अलाउ नहीं है, वो दोनों पार्टी के साथ एक मीटिंग या 2 मीटिंग जितनी मीटिंग होगी वो उनके साथ मीटिंग करके मैटर का हो सकता है मीडिएट करना चाहेगा। उसके बाद अगर दोनों पार्टी उसमें तैयार नहीं होते हैं तो वो मैटर कोर्ट को रेफर करेगा, फिर कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा और कोर्ट सम्मन करता है। ये एक सबसे पहला है कि मैटर पहले क्या था कि 498 फाइल करते ही तुरंत उसको 24 घंटे में उसको अरेस्ट कर लेते थे, ये मिसयूज था। लेकिन अब जो हो गया CAW में जाएगा, वो मीटिंग करेंगे, 2-3 मीटिंग में अगर वो फेल हो गए तब मैटर मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट पहली पेशी में नहीं, जो मैंने बताया जो जजमेंट आया है अर्नेश कुमार का, वो सारी जो पैरामीटर्स है वो फुलफिल होने के बाद ही कार्रवाई आगे जाएगी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए और बेहतर गाइडलाइंस इस बारे में, बेहतर चीजें इस बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को सही रूप से, समान रूप से, सही समय पर बेहतर न्याय मिले। और इस बारे में अगर कोई भी कैसी भी अड़चन आपके सामने आती है तो विश्वास रखिए, हम आपके साथ यहाँ पर हैं, आपके लिए हर कानूनी समस्या में बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ। नमस्कार।